So hello students, once again good morning to all of you and today we will start a new topic of अपने continued chapter which is flame. So last topic के अंदर हमने complete कर लिया था combustion क्या होता है, combustion के types कितने हैं, continuous combustion कैसे complete किया जा सकता है और जो continuous combustion है जो uncontrolled हो या फिर undesirable हो जाए तो उसे extinguish किया कैसे जाता है, तो वो सारा हमने लास्ट लेक्चर तक पढ़ लिया था। तो चलिए आज पढ़ लेते हैं फ्लेम के बारे में। तो फ्लेम एक्चुअली होता क्या है, हिंदी में क्या कहते हैं, ज्वाला, है ना। तो ये कैसे क्या वर्क करता है, मैं इसी के बारे में आपको आज थोड़ा सा बताने वाला हूँ। तो प्लीज ध्यान से सुने कि जब भी कोई चीज आपने जलती हुई देखी होगी तो आपने येलो कलर की या फिर ब्लू कलर की उसमें से कुछ लपटें निकलती हुई देखी होगी, जिसे को उन्हीं लपटों को अपन क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में फ्लेम्स कहा जाता है। तो ये कैसे बर्न हो रही है उसके बारे में आज थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुने। एक डायग्राम आपको यहाँ पर एक कैंडल का दिख रहा होगा। ये कैंडल का डायग्राम मैं यहाँ पर थोड़ा सा बनाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज उसे ध्यान से समझे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कैंडल एंड इट्स द फ्लेम, है ना। कैंडल जब भी जलती है आप लोगों ने दो तीन चीजें गौर करी होगी कि एक कैंडल जलती है तो उसके अंदर से फ्लेम्स निकलती है, दिस इज फ्लेम, नो दैट। बट एक चीज आपने गौर करी है कभी, कभी कोल जलता है, कोल यानी फिर कोयला अपन जो कहते हैं, कोयला जब जलता है उसके अंदर से फ्लेम्स नहीं निकलती है, उसके अंदर से फ्लेम नहीं निकलती है। तो इसमें से क्यों निकलती है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। तो इसका रीजन पहले समझ लें कि व्हेन द मटेरियल और द सब्सटेंस burn and vaporize, then it will generate flames। इसका मतलब क्या है कि भाई जब भी कोई मटेरियल जलेगा, जलने के बाद में अगर वो वेपराइज हो रहा है, अगर वो वेपराइज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहां पर क्या बनेगी, फ्लेम जरूर बनेगी। तो आप कोल जो है ना वेपराइज नहीं होता है, कोल वेपराइज नहीं होता है, सॉरी। लेकिन हमारा जो वैक्स है, ये वैक्स कैंडल है, आपको पता होगा। अगर ये वैक्स कैंडल है तो आपको पता है कि ये क्या होती है, वेपराइज होती है, मेल्ट होती है, उसके बाद वेपराइज होती है। तो मैं यहाँ पर जो जोन्स के बारे में जो बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बेसिकली पूरी फ्लेम के तीन जोन होते हैं। कितने जोन होते हैं, तीन जोन होते हैं। फर्स्ट जोन इज डार्क जोन, ये अपने विक देखी होगी अंदर, मतलब अंदर जो बाती जिसको आप हिंदी में कहते हो बत्ती, है ना, विक की बात कर रहा हूँ। विक के आसपास आपको दिखेगा ब्लैकिश जोन, ब्लैकिश। तो मैं इसको पहले तो टेक्निकल टर्म लिख देता हूँ, उसके बाद में अंदर मैं इसको समझाने के लिए लिख दूंगा। इसे कहते हैं डार्क जोन, ब्लैकिश होता है, ठीक है। उसके बाद दिस जोन इज नोन एज ल्यूमिनस जोन, इट्स येलो कलर, येलोविश। एंड फाइनली यहाँ पर एक लास्ट होता है जिसको आप कहते हो नॉन ल्यूमिनस जोन, एंड इट इज ब्लूइश, ब्लूइश इन कलर। तो यहाँ पर मैंने आपको तीन तरह के जोन होते हैं कैंडल के अंदर। कौन कौन से, एक चौथा जोन होता है नीचे लास्ट में, जिसके बारे में मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी के लिए बस आप अभी समझने के लिए आप इतना ही समझे कि यहाँ पर तीन जोन होते हैं। पहला जोन होता है डार्क जोन, सेकंड वन इज ल्यूमिनस जोन एंड थर्ड वन इज नॉन ल्यूमिनस जोन। ये तीनों जोन है क्या, इनका डिफरेंट डिफरेंट नेम भी है। ये चीज आपको समझ में आई कि फ्लेम कब बनती है, जब कोई मटेरियल बर्न होकर वेपराइज हो। अगर वेपराइज होगा तो वहां पर क्या होगा, फ्लेम्स का फॉर्मेशन होगा। चलिए तो मैं आपको थोड़ा सा एक एक जोन के बारे में बता देता हूँ स्टार्टिंग से। चलिए तो मैं पहले बात करता हूँ डार्क जोन की। पहला पॉइंट, डार्क जोन। डार्क जोन क्या होता है,
डार्क जोन के अंदर ये जोन कहां पर एग्जिस्ट करता है? इट इज, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लीज अपनी लैंग्वेज में लिखे, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखने की कोशिश करें साथ के साथ, है ना। इट इज इनर मोस्ट जोन। इनर मोस्ट जोन का मतलब होता है सबसे अंदरूनी, अंदर ही अंदर, सबसे अंदर जो जोन होता है वो यही होता है, लीस्ट हॉट। इट इज लीस्ट हॉट जोन, सबसे कम गर्म जोन, या फिर सबसे ज्यादा, सबसे कम टेम्परेचर यही होता है। इट इज ब्लैकिश बिकॉज ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ मेल्टेड वैक्स। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर कि जब वैक्स, जब इसको जलाया जाता है, विक को जलाया जाता है, बत्ती को जलाया जाता है, उसके बाद में क्या होता है, यहाँ की जो वैक्स है वो पिघलना स्टार्ट कर देती है, मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है। आफ्टर दिस मेल्टिंग, जैसे सुने, आफ्टर दिस मेल्टिंग, अपना जो बत्ती है, आपने देखा होगा इसके अंदर क्या होता है, ये जो मेल्टेड जो वैक्स है वो ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट कर देती है ना। इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं अपन बाद में बात करेंगे इसके बारे में, आपके जो 10th क्लास के अंदर ये पूरा कंप्लीट आएगा प्रिंसिपल। अभी के लिए नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, आप प्लीज बस इतना समझ लीजिए, जो मेल्टेड जो वैक्स है वो ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पे मेल्ट होकर वेपराइज होना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर कौन सा, कैसा कंबशन होता है? हेयर दी इनकम्प्लीट कंबशन हैपन। यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है, और मैंने क्या बताया, यहाँ पर लीस्ट हॉट जोन है, ये ब्लैकिश होता है, और इनर मोस्ट जोन होता है, ये बात ध्यान रखें आप। ठीक है, ये फर्स्ट जोन था। प्लीज आप इसे पहले क्या बोलते हैं इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या लिख लीजिए पोज करके। चलिए अब मैं बात करता हूं मिडल जोन। इसको मिडल जोन भी कहा जाता है। सेकंड वन इज ल्यूमिनस जोन। ल्यूमिनस जोन को मिडल जोन भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखें। मिडल जोन भी कहा जाता है यहाँ पर ये। इट इज द सेकंड जोन ऑफ फ्लेम। ये फ्लेम का सेकंड जोन होता है। ये मॉडरेटली हॉट होता है, मॉडरेटली हॉट, और ये इट इज येलोइश इन कलर। येलोइश इन कलर बिकॉज ऑफ वेपराइजेशन। आप यहां से हटा दीजिए, है ना। और हेयर द इनकम्प्लीट कंबशन हैपन, और मॉडरेटली हॉट बता ही दिया। तो यहाँ पर ये जो अंदर की तरफ आपको जो येलो कलर जो आपको दिखता है, मैं इसी जगह की बात कर रहा हूँ। इसी कहते हैं आप ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं, इसे मिडल जोन भी कहा जाता है, और यहीं पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है सेम। ये बात ध्यान रखें, यहाँ पर भी क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो ये सेकेंड वन था। जो लास्ट थर्ड वन है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे भी लिख लीजिए आप। चलिए, थर्ड जोन इज आउटर मोस्ट जोन भी कहते हैं इसे, और नॉन ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं इसे। नॉन ल्यूमिनस जोन और आउटर मोस्ट जोन, है ना, इसे आउटर मोस्ट जोन भी कहते हैं। और इट इज द थर्ड जोन ऑफ फ्लेम, और इट इज द हॉटेस्ट जोन, हॉटेस्ट जोन ऑफ फ्लेम। ये हॉटेस्ट जोन है, और इट इज द येलोइश, नहीं, पहली बात तो ये ब्लूइश कलर के अंदर होता है, या तो ब्लू कलर होगा या फिर ट्रांसपेरेंट है। इट इज ट्रांसपेरेंट और लाइट ब्लूइश कलर, ठीक है ना। और लास्ट वन इज हेयर द कंप्लीट कंबशन हैपेंस। यहाँ पे सबसे ज्यादा कंबशन, जो कंप्लीट कंबशन है वहीं पर होता है। और हाँ, एक बार आप जो नॉन ल्यूमिनस जोन आपने जो लिखा है, वहां पर एक बात और है, ये यहाँ पर येलोइश क्यों है, यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन क्यों होता है, उसका रीजन लिख लीजिए। बिकॉज ऑफ
इनसुफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। पीछे जाएं, जो आपने ल्यूमिनस जोन लिखा इससे पहले वाला, वहां पर आप जाकर ये लिख लें, यहाँ पर लिखा ना, हियर द इनकम्प्लीट कंबशन हैपेंस बिकॉज ऑफ इनसुफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देखो यहाँ पे विक के बाद में ये अंदर का जो जोन है, इसके बाहर आउटर जोन के ऊपर तो ये पूरा नॉन ल्यूमिनस जोन है, तो अंदर जो ऑक्सीजन है वो सुफिशियंट अमाउंट में नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से कंप्लीट कंबशन नहीं होता, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब भी सुफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो वहां पर कौन सा क्या बोलते हैं, कंबशन होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा। ये बात मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। ठीक है, तो ये तीसरा जोन था, ये आउटर मोस्ट जोन कहलाता है, जिसको आप कहते हो नॉन ल्यूमिनस जोन। तो ये तीन जोन थे आपके पूरे पर्टिकुलर वैक्स कैंडल के। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। तो आप लिख लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पोज करके पहले लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा कि भाई फ्लेम क्या होती है, कितने जोन होते हैं इसके अंदर, और कैसे ये वर्क करता है, कौन सा आउटर मोस्ट जोन है, कौन सा इनर मोस्ट जोन है, कहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम कहाँ होता है। ये तो पूरा हो गया। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा आइडियल फ्यूल के बारे में। आइडियल फ्यूल, आइडियल फ्यूल जैसा कुछ होता नहीं है। आइडियल मतलब सब कुछ अच्छा, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, जितना इनपुट दे रहे हो आउटपुट उतना की उतना। पहली बात तो आप ध्यान से समझ लें, एक बात तो मतलब समझ कह लें, इसको गांठ बांध लें एक तरीके से, कि कुछ भी पूरे एनवायरनमेंट के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आइडियल हो। आइडियल कुछ भी नहीं होता। आप इनपुट जितना देते हो आउटपुट में हमेशा उससे कम ही मिलेगा। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, आप एक बार पेज पूरा पढ़ें, अच्छे से याद करें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको वो पूरा पेज एक साथ याद हो जाए। आप 10 लाइन पढ़ते हैं, आपको 9 ही याद आती है। हमेशा आउटपुट हमेशा 100% कभी नहीं होता, किसी चीज का भी नहीं होता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें, आइडियल जैसा कुछ भी नहीं होता। आइडियल मतलब 100% आउटपुट, जितना आपने इनपुट दिया उतना ही आउटपुट। तो आइडियल तो कुछ होता ही नहीं है। तो आइडियल की जगह क्या होता है? गुड फ्यूल, मतलब अच्छा। अच्छे फ्यूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, या फिर फीचर्स ऑफ गुड फ्यूल भी आपको बोल सकते हैं, फीचर्स ऑफ गुड फ्यूल। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि भाई कोई फ्यूल अच्छा कैसे मानोगे, तो आप खुद सोचो अच्छी चीज कैसे हो सकती है। अब फ्यूल की बात कर रहा हूं तो सस्ता हो, बढ़िया है ना, आराम से अवेलेबल हो जाए, बहुत अच्छी बात है, इजी टू ट्रांसपोर्ट हो, और भी अच्छी बात है ना, इजी स्टार्ट एंड स्टॉप हो, बहुत ही बढ़िया बात है, आउटपुट ज्यादा से ज्यादा मिले, बहुत अच्छी बात है, और कैलोरीफिक वैल्यू मैक्सिमम हो, ये भी बहुत अच्छा एक आउटपुट का सोर्स हो सकता है। तो गुड फ्यूल के अंदर हम क्या क्या कहेंगे फीचर्स के अंदर? पहला, फ्यूल चीपेस्ट हो, चीपेस्ट, इट शुड बी चीपेस्ट। आप यहां से ध्यान रखें, आप कैरेक्टरिस्टिक के अंदर कैसे लिखोगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इट शुड बी चीपेस्ट, इट शुड बी इजी टू स्टॉप एंड स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल एलपीजी गैस जो सिलेंडर होता है अपना, एक वुड, आप गौर करो, एक वुड है मतलब लकड़ी, आप उसे जला रहे हो, और एक एलपीजी गैस सिलेंडर के अंदर एलपीजी गैस जला रहे हो, दोनों में से कौन सा इजी टू स्टॉप एंड स्टार्ट है? ऑब्वियस है कि आपको जो आपकी वुड्स के कंपैरिजन में एलपीजी वाला गैस सिलेंडर वाला जो गैस है वो आराम से लाइटर से जल जाता है, लेकिन वुड के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। चीपेस्ट है ना, सस्ता होना चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। डोंट वरी, इसके बारे में मैं पूरा भी डिस्कशन करूंगा इसके जस्ट ठीक बाद में, पर अभी के लिए आप इतना ही समझे, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। इसके अलावा लो वॉलेटाइल कंटेंट होना चाहिए। वॉलेटाइल कंटेंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नाइट्रोजन सल्फर के ऑक्साइड बनने के लिए जो नाइट्रोजन इंप्योरिटीज है वो नहीं होनी चाहिए, है ना, लोवेस्ट इंप्योरिटीज, है ना। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इजी टू ट्रांसपोर्ट, है ना, एक जगह से दूसरी जगह आप आराम से पहुंचा सको। अब एक तो कोल होता है, आपको पता है कि कोल आपको क्या करना पड़ेगा,
एक जगह से दूसरी जगह किसी पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट में फिल करके फिर लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं एलपीजी की, तो एलपीजी के अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर पाइपलाइन भी अगर कहीं पर अगर पूरे जैसे अपने वाटर पाइपलाइन है पूरे घरों के अंदर, वैसे अगर गवर्नमेंट सभी जगह पर अगर पाइपलाइन लगवा दे तो इजी टू ट्रांसपोर्ट है ना उसका। फिर अब चाहे तो आप अहमदाबाद के अंदर आप इसका एग्जांपल देख सकते हो कि अहमदाबाद के अंदर क्या है, घरों के अंदर पर्टिकुलर पाइपलाइन लगी हुई है ना। कई घरों में क्या लगी हुई है, पाइपलाइन लगी हुई है, जिसके थ्रू उनका क्या है, जैसे अपने मंथली बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर वाटर का है ना, वाटर फैसिलिटी का, वैसे ही उनके यहाँ पर एलपीजी का बिल आता है। तो इससे फायदा क्या होगा, इजी टू ट्रांसपोर्ट है, पता चल रहा है, और गैस खत्म होने वाला जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया, है ना। तो इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। इसके अलावा और आप क्या कह सकते हैं, गुड फ्यूल की और क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, लो वेस्ट मटेरियल आउटपुट। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोल की या फिर कोई वुड की बात करूं, तो एज ए आउटपुट वेस्ट मटेरियल वहां पर ऐश मिलता है ना, जिसको कंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसको अपन डिकम्पोज नहीं कर सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते। अब ये डिकम्पोजिशन क्या होता है बायो के अंदर अपन पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इतना समझे उसे डिकम्पोज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है ना। वो हजारों सालों तक अगर अगर उसे गाड़ दिया जाए, मिट्टी में दबा दिया जाए, तो वैसी की वैसी बनी रहती है एस लाइक पॉलिथिन, है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल अपने एनवायरमेंट के लिए एश कंटेंट। लेकिन अगर मैं बात करूं एलपीजी की, तो क्या कुछ आउटपुट में निकलता है, कुछ एश कंटेंट बचता है, नो। तो लो वेस्ट मटेरियल होना चाहिए एज अ आउटपुट। इसके अलावा और आप क्या कह सकते हो, आउट और कुछ ऐसा बताइए जो आप यहाँ इस पॉइंट के अंदर ऐड कर सको, कुछ भी ऐसा पॉइंट जो आपको याद आ रहा हो आप ऐड करें, और इसको थोड़ा सा और कैरेक्टरिस्टिक को अगर इंक्रीज कर सकते हैं तो करने की आप खुद से भी कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक मैंने जो समझाई है आपको वो यही है गुड फ्यूल के लिए, कि भाई उसका आउटपुट अच्छा होना चाहिए, उस सस्ता होना चाहिए, इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए बहुत आसानी रहनी चाहिए, है ना, हार्मफुल नहीं होना चाहिए, एनवायरमेंट के लिए भी वॉलेटाइल कंटेंट कम होना चाहिए, और जो आउटपुट कंटेंट है जो वेस्ट मटेरियल कंटेंट वो बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। तो अगर ये सब कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर है तो हम उसे क्या कहते हैं, एक गुड फ्यूल कहते हैं, एक अच्छा फ्यूल कह सकते हैं, ठीक है। सो जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन कवर करेंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आज सॉरी कल मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, जो कि दोनों के लास्ट लेक्चर के ऊपर बेस्ड थे। तो अभी तक मुझे अच्छे से पूरा असाइनमेंट मिला नहीं है, लगभग 5 से 7 बच्चों का असाइनमेंट आया है मेरे पास में। तो प्लीज असाइनमेंट कंप्लीट करें टाइम पर, और ये जो लेक्चर कंप्लीट हुआ है इसके ऊपर भी मैं 2 क्वेश्चन देने वाला हूँ। ये इसी कंप्लीट जो अपना जो असाइनमेंट चल रहा है, तो 6 क्वेश्चन के बाद में 7th और 8th क्वेश्चन इसी टॉपिक पर बेस्ड होगा। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।